नमस्कार। विमर्श के आज के अंक में आपका स्वागत है। जरा एक तस्वीर की कल्पना कीजिए। देश के अलग अलग हिस्सों में एक साथ आंदोलन उठ रहे हैं। कई छात्र सड़क पर हैं, कई छोटे बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, कई यूजीसी और आरक्षण के विरोध के नाम पर युवा और प्रौढ़ सड़कों पर उतर रहे हैं। कई जातीय आंकड़ों की राजनीति है, कई धर्म के नाम पर बयानबाजी है, तो कई युवाओं की राजनीति के रूप में उद्वेलित किया जा रहा है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि आंदोलन क्यों हो रहे हैं। असली सवाल यह है कि ये सारे आंदोलन अपने अपने कारणों से अपने अपने लोगों द्वारा अपने अपने समय पर अचानक कैसे पैदा हो गए, या फिर इन सब के पीछे कोई बड़ी राजनीतिक बिसात बिछाई जा रही है। क्योंकि राजनीति में एक ही समय पर अलग अलग जगहों पर एक जैसे मोहरों का चलना हमेशा महज संयोग नहीं होता। आज देश में बीजेपी शासित राज्यों में छोटे बड़े कई तरह के आंदोलन दिखाई दे रहे हैं। कई छात्रों का, कई युवाओं का आंदोलन, कई यूजीसी से जुड़े सवाल, कई आरक्षण का विरोध, कई जातीय पहचान का मुद्दा, तो कई शिक्षा रोजगार को लेकर नाराजगी। इनमें से हर आंदोलन का अपना स्थानीय कारण हो सकता है, हर आंदोलन के पीछे वास्तविक समस्या हो सकती है, लेकिन राजनीति विश्लेषण करते समय सिर्फ ये देखना काफी नहीं होता कि आंदोलन का मुद्दा क्या है। यह भी देखना पड़ता है कि आंदोलन किस समय उठ रहा है, किस राज्य में उठ रहा है, कौन से वर्ग से जुड़ रहा है और राजनीतिक परिणाम किसके पक्ष में जा सकते हैं। और यहीं से तस्वीर थोड़ी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर पूरे देश में एक जैसा राजनीतिक तापमान बन रहा है तो फिर कुछ राज्य इतने शांत क्यों हैं? पंजाब में इस समय वैसा आंदोलन क्यों दिखाई नहीं दे रहा? उत्तराखंड में क्यों नहीं है? हिमाचल प्रदेश में क्यों नहीं है? कर्नाटक में एक आंदोलन हुआ लेकिन वह खत्म हो गया और अब वहां वैसा माहौल नहीं है। तमिलनाडु में ऐसा कोई बड़ा आंदोलन नहीं है, तेलंगाना में नहीं है, केरल में नहीं है। तो सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या यह महज संयोग है? अलग अलग स्थानों पर लगभग एक ही समय में युवाओं और छात्रों से जुड़े मुद्दों का उभरना राजनीति के लिए संकेत हो सकता है। मैं यह नहीं कह रहा कि हर आंदोलन के पीछे एक ही संगठन है। मैं यह भी नहीं कह रहा कि हर सड़क पर उतरने वाला व्यक्ति किसी राजनीतिक दल के इशारे पर आया है, लेकिन यह जरूर कह रहा हूं कि इन आंदोलनों के राजनीतिक इस्तेमाल की संभावना को नजरअंदाज करना भी राजनीतिक विश्लेषण की गलती होगी। क्योंकि आंदोलन सामाजिक असंतोष से पैदा हो सकते हैं, लेकिन राजनीति उन्हें दिशा देने का काम करती है। और अगर किसी को लगता है कि आज देश में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे किसी तरह की राजनीति नहीं है, तो मैं उसे राजनीतिक रूप से बहुत भोला मानूंगा। क्योंकि आने वाला समय सिर्फ आंदोलन का नहीं है। 2027 में 7 राज्यों में चुनाव विधानसभा के, इनमें सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में यूपी है, पंजाब, और यहीं से इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सिरा निकलता है। उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं है। यूपी भारतीय राजनीति की वह बिसात है जहां रखी गई एक एक चाल का असर दिल्ली तक पहुंचता है। 2027 तक उत्तर प्रदेश चुनाव सिर्फ योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश यादव का बीजेपी बनाम या समाजवादी पार्टी का चुनाव नहीं होगा। उस चुनाव के पीछे 2029 का लोकसभा चुनाव खड़ा दिखाई देगा, क्योंकि 2029 में भारत की राजनीति का सबसे बड़ा लक्ष्य होगा केंद्र की सत्ता, और उस सत्ता तक पहुंचने का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता यूपी से होकर जाता है। इसलिए जो शतरंज की बिसात यूपी में बिछाई जा रही है, उस पर बहुत से मोहरे 2027 के लिए नहीं बल्कि 2029 के लिए चले जा रहे हैं। अब जरा युवाओं के आंकड़ों को समझिए। 2029 तक लगभग देश में 90 से 100 करोड़ लीगल मतदाता होंगे और उनमें से करीब 40% के आसपास युवा मतदाता होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब सोचिए, अगर देश की राजनीति का इतना बड़ा हिस्सा युवा मतदाताओं से बनता है, तो युवाओं को लेकर अचानक इतनी राजनीतिक हलचल क्यों दिखाई दे रही है? युवाओं के आंदोलन में लाना, युवाओं को नाराजगी राजनीतिक मुद्दा बनाना, छात्रों के सवालों को सत्ता बनाम छात्र की लड़ाई में बदलना, जाति के सवाल को युवाओं के रोजगारों के अवसर से जोड़ना, आरक्षण के सवाल को सामाजिक न्याय बनाम सामान्य वर्ग के संघर्ष के रूप में पेश करना, और फिर इन्हीं भावनाओं को चुनावी राजनीति में बदलने की कोशिश करना। यही वह जगह है जहां राजनीति और आंदोलन एक दूसरे से जुड़ते दिखाई देते हैं। विपक्ष की रणनीति को अगर हम इस नजरिए से देखें तो यूपी उसका सबसे बड़ा मैदान है, क्योंकि अगर युवाओं का एक बड़ा हिस्सा यूपी में राजनीतिक रूप से सक्रिय होता है तो उसका असर सिर्फ 2027 तक सीमित नहीं रहेगा, उसका असर 2029 तक जाएगा। और यही कांग्रेस की रणनीति समाजवादी पार्टी की रणनीति से अलग दिखाई देती है। कांग्रेस जानती है कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में उसके पास अपने दम पर बहुमत बड़ा राजनीतिक आधार नहीं है, इसलिए उसका लक्ष्य 2027 जीतना नहीं हो सकता, उसकी नजर 2029 पर है। राहुल गांधी इस समय पूरे देश के अल्पसंख्यक वोटों को टारगेट करते दिखाई देते हैं, और इस राजनीति का सबसे बड़ा राजनीतिक केंद्र निशाना नरेंद्र मोदी है। क्योंकि अल्पसंख्यक वोटों की राजनीति में सामान्य तौर पर यह धारणा काम करती है कि वोट उस विपक्षी ताकत को दिया जाए जो बीजेपी और नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ी चुनौती देने की स्थिति में हो। राहुल गांधी खुद उसकी भूमिका में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी नरेंद्र मोदी का छोटा नाम लेकर बात करना, कभी बेहद आक्रामक भाषा इस्तेमाल करना, कभी सीधे प्रधानमंत्री पर हमला करना, और कांग्रेस के दूसरे नेताओं की ओर से नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी, संघ या सावरकर को लेकर बेहद तीखी,
कई बार निचले स्तर की टिप्पणियां करना। राजनीति में भाषा सिर्फ भाषा नहीं होती, वह अपने समर्थकों के लिए संकेत होती है। एक वर्ग ऐसी भाषा से खुश होता है, उसे लगता है कि आखिरकार कोई तो है जो नरेंद्र मोदी को सीधे चुनौती दे रहा है, और कांग्रेस को इसी राजनीतिक वर्ग का वोट चाहिए पूरे देश में। लेकिन यूपी की कहानी सिर्फ राहुल गांधी की कहानी नहीं है, ये अखिलेश यादव की कहानी भी है। और अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसके पास एक ऐसा मुद्दा नहीं है जो पूरे उत्तर प्रदेश में उन्हें निर्णायक राजनीतिक लाभ दे सके। उनके हाथ से कई मुद्दे निकलते रहे हैं। कुछ मुद्दों को कांग्रेस अपने राष्ट्रीय अभियान में ले जाती है, कुछ मुद्दों को बीजेपी अपने तरीके से पलट देती है, कुछ मुद्दे अदालत और प्रशासन के स्तर पर कमजोर पड़ जाते हैं। उदाहरण के लिए जौहर यूनिवर्सिटी का मुद्दा, अखिलेश यादव ने शिक्षा और जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उस आंदोलन को वह राजनीतिक विस्तार नहीं लेने दिया जिसका समाजवादी पार्टी को उम्मीद रही होगी। और फिर यूपी में छात्रों का आंदोलन शुरू होने की खबर सामने आ रही है, परीक्षा और भर्ती से जुड़े सवालों के साथ। और स्वाभाविक है कि समाजवादी पार्टी इस तरह के मुद्दों को राजनीतिक रूप देने की कोशिश करेगी, क्योंकि छात्र आंदोलन राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। छात्र सिर्फ छात्र नहीं होते, वे आने वाले मतदाता हैं, उनके परिवार हैं, उनके गांव हैं, उनके सोशल मीडिया नेटवर्क हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, उनके भीतर भविष्य को लेकर बेचैनी होती है। इसलिए छात्र राजनीति को अगर कोई पार्टी पकड़ लेती है तो उसका असर समाज के दूसरे हिस्सों तक भी जा सकता है। इसके साथ उत्तर प्रदेश में जातीय एंगल भी मौजूद है। अखिलेश यादव को सिर्फ अल्पसंख्यक के वोट नहीं चाहिए, उन्हें एससी वोट चाहिए, उन्हें कुछ ओबीसी वोट चाहिए, और सामान्य वर्ग के बीच भी जगह बनाने की कोशिश दिखाई देती है। इसलिए पीडीए पंडित जैसे प्रयोग और सम्मेलनों के जरिए सामान्य वर्ग तक पहुंच बनाने की कोशिश की गई, लेकिन अखिलेश यादव किसी भी हालत में अल्पसंख्यक वोट को अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहते, क्योंकि उनकी राजनीतिक गणित में यह वोट एक भरोसेमंद आधार है। इसके साथ यादव वोट का अपना आधार है, और इसके ऊपर जो अतिरिक्त वोट जुड़ जाए वही चुनावी जीत की दिशा तय कर सकते हैं। इसलिए जब भी कोई मुद्दा उठता है जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय की राजनीतिक भूमिका जुड़ सकती है, अखिलेश यादव बहुत तेजी से उस पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं। चाहे मछली खाने का विवाद हो, चाहे पुलिस पर अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े लोगों द्वारा हमले का मामला हो, चाहे कोई धार्मिक या सामाजिक विवाद हो, अखिलेश यादव का प्रयास यही रहता है कि अल्पसंख्यक वोट की राजनीति निष्ठा उनके साथ बनी रहे। लेकिन समस्या यह है कि यूपी में सामने सिर्फ अखिलेश यादव नहीं है, सामने योगी आदित्यनाथ है। और योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक कद आज यूपी में इतना बड़ा है कि उनकी सरकार के कामकाज, कानून व्यवस्था और पूरे प्रशासनिक सिस्टम को नजरअंदाज करके विपक्ष अपनी राजनीति नहीं चला सकता। पिछले लगभग एक दशक में यूपी में योगी सरकार ने आर्थिक स्तर पर, कानून के स्तर पर और सामाजिक स्तर पर एक अलग तरह की राजनीतिक व्यवस्था खड़ी की है। उसकी आलोचना की जा सकती है, उससे असहमति हो सकती है, लेकिन उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए यूपी में जो लड़ाई दिखाई दे रही है वह सिर्फ चुनावी जीतने की लड़ाई नहीं है, वह विपक्ष के लिए अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने की लड़ाई भी है। कांग्रेस ये जानती है कि 2027 में यूपी में उसके लिए बहुत कुछ हासिल करना आसान नहीं है, इसलिए उसकी नजर आगे है 2029 पर, और इसी वजह से वह अभी से ऐसे मुद्दों को राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श में रखने की कोशिश कर रही है जिनका असर 2029 तक जा सके। अब आते हैं पंजाब पर, और यहां कहानी अचानक बदल जाती है। जब पूरे देश में यूपी की राजनीतिक चर्चा का केंद्र बनी हुई है, जब छात्र आरक्षण, यूजीसी, जाति राजनीति, युवा आंदोलन राष्ट्रीय विमर्श में जगह बना रहे हैं, तब पंजाब की राजनीति इतनी शांत क्यों दिखाई दे रही है? पंजाब में मुद्दे कम नहीं है, बल्कि पंजाब में कई मुद्दे ऐसे हैं जिनका असर सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं रहता, वे आसपास के राज्यों को प्रभावित करते हैं। उनका राष्ट्रीय महत्व है, लेकिन राष्ट्रीय मीडिया के बड़े हिस्से में पंजाब की राजनीति पर वैसी चर्चा नहीं है जैसी यूपी को लेकर है। पंजाब के मुद्दे लगातार राष्ट्रीय राजनीति का बहस का केंद्र क्यों नहीं बन रहे हैं? क्यों हर समय यूपी? क्यों उत्तर प्रदेश का चुनाव? क्यों उत्तर प्रदेश की राजनीति? क्यों उत्तर प्रदेश का युवा? क्यों उत्तर प्रदेश के आंदोलन? क्योंकि 2029 का रास्ता 2027 में यूपी से होकर निकलता है, और इसी वजह से यूपी इस समय सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि 2029 की राष्ट्रीय राजनीति का ट्रायल ग्राउंड बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन बीजेपी की राजनीति को भी हल्के में लेना खतरनाक होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीति की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है वह हमेशा सामने से दिखाई देने वाली चाल पर निर्भर नहीं रहते। कई बार जब उन सबका ध्यान एक तरफ होता है, बीजेपी दूसरी तरफ अपनी बिसात तैयार रख रही होती है। कुछ दिन पहले पंजाब के राजनीतिक राष्ट्रीय चर्चा में लगभग नहीं थी, तभी पंजाब बीजेपी अध्यक्ष ने घोषणा दी कि बीजेपी पंजाब में 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी और सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी।
अब इस बयान को साधारण राजनीतिक बयान समझकर आगे बढ़ जाना आसान है, लेकिन राजनीति में समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब देश में सरकार के खिलाफ आंदोलन दिखाई दे रहे हो, जब यूपी की राजनीति में गतिविधियां चरम पर हो, जब युवा राजनीति केंद्र में हो, तब बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व और संगठन पंजाब के चुनाव पर ध्यान दे रहा है और पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा सामने आ जाए तो यह सोचने वाली बात जरूर है। क्योंकि अगर बीजेपी सिर्फ यूपी के बारे में सोच रही होती तो पंजाब को लेकर इतनी स्पष्ट राजनीतिक लाइन इतनी जल्दी सामने क्यों आती? क्या बीजेपी पंजाब में कोई अलग गणित देख रही है? क्या वह 2027 के 7 राज्यों में चुनाव को सिर्फ विधानसभा चुनाव की तरह नहीं बल्कि 2029 की तैयारी के रूप में देख रही है? यहीं से एक सवाल निकलता है, क्या सरकार के लिए इन आंदोलनों को तुरंत खत्म करना वास्तविक में मुश्किल है, या फिर सरकार और संगठन इन आंदोलनों को कुछ समय तक चलने दे रहे हैं? हो सकता है कि सरकार किसी और दिशा में काम कर रही हो सकता है कि संगठन की प्राथमिकताएं किसी और मोर्चे पर हो, या यह भी संभव है कि सरकार की पाइपलाइन में ऐसे मुद्दे हों जिनके सामने आते ही आज सड़क पर दिखाई देने वाला कई आंदोलन अचानक पीछे चले जाए। क्योंकि भारतीय राजनीति में कई बार ऐसा हुआ है, एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा आते ही पूरा राष्ट्रीय विमर्श बदल गया। सड़क पर भीड़ वही रहती है लेकिन मुद्दा बदल जाता है, मीडिया की सुर्खियां बदल जाती है, सोशल मीडिया का ट्रेंड बदल जाता है और राजनीतिक दलों की रणनीति भी बदल जाती है। बहुजन समाज पार्टी की राजनीति को देखें तो उसकी शैली कई बार ऐसी रही है, 100 सुनार की एक लोहार की। 14 वर्षों से हमने यही देखा है कि मायावती जब कोई बड़ा राजनीतिक कदम उठाती है तो वह लंबे समय तक लगातार बयानबाजी करने के बजाय अचानक कोई ऐसा मुद्दा या फैसला सामने रखती है जो पूरे राजनीतिक समीकरण को प्रभावित कर दे। इसलिए यह मान लेना कि आज जो आंदोलन चल रहे हैं वही चुनाव तक चलते रहेंगे, शायद जल्दबाजी होगी। राजनीति में सड़क कभी स्थायी नहीं होती, मुद्दा बदलते ही सड़क खाली भी हो सकती है। और अगर सरकार चाहे तो प्रशासनिक स्तर पर भी आंदोलनों को नियंत्रित करने की क्षमता रखती है। इसलिए यह भी संभव है कि यह आंदोलन अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाए या फिर कोई बड़ा राजनीतिक मुद्दा आकर इनकी जगह ले ले। लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में एक बात बिल्कुल साफ है, योगी आदित्यनाथ की मास अपील और उनका राजनीतिक कद इतना बड़ा है कि बीजेपी के भीतर ही नहीं पूरे देश की राजनीति में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जो आज ये मानता हो कि 2027 में यूपी में बीजेपी को हराना आसान होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि चुनाव परिणाम पहले से तय है, चुनाव कभी भी पहले से तय नहीं होते, लेकिन राजनीतिक मुकाबले की शुरुआती स्थिति जरूर तय होती है। उस शुरुआती स्थिति में योगी आदित्यनाथ आज बहुत मजबूत स्थिति में दिखाई देते हैं। इसलिए विपक्ष के सामने चुनौती सिर्फ बीजेपी को हराने की नहीं, चुनौती यह है कि ऐसा कौन सा मुद्दा बनाया जाए जो योगी की व्यक्तिगत राजनीतिक अपील के ऊपर जाकर चुनावी समीकरण बदल सके। युवा आंदोलन शायद इसी तलाश का एक हिस्सा है, जातीय राजनीति उसी तलाश का दूसरा हिस्सा है, आरक्षण का सवाल तीसरा हिस्सा है, यूजीसी और शिक्षा से जुड़े विवाद चौथा हिस्सा है, अल्पसंख्यक राजनीतिक अलग आधार है। और इन सभी मुद्दों को अगर एक ही राजनीतिक फ्रेम में रखकर देखा जाए तो तस्वीर 2027 से कहीं आगे की जाती हुई दिखाई देती है, 2029 तक। और इस पूरे खेल में कांग्रेस इस समय सबसे ज्यादा वाचाल दिखाई दे रही है। राहुल गांधी लगातार सामने हैं, बयान दे रहे हैं, सरकार पर हमला कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को निशाना बना रहे हैं, कभी सड़क पर, कभी संसद में, कभी युवाओं के बीच तो कभी सामाजिक मुद्दों पर। और ऐसा लगता है जैसे इस समय विपक्ष में राहुल गांधी ही सबसे ज्यादा राजनीतिक ऊर्जा के साथ मैदान में है, बाकी विपक्ष अपेक्षाकृत शांत दिखाई देता है, सरकार भी कई मामलों में चुप दिखाई देती है। और यही शांति सबसे ज्यादा सवाल खड़े करती है, क्योंकि राजनीति में हर शोर महत्वपूर्ण नहीं होता, कई बार शोर सिर्फ शोर होता है। और असली राजनीति उस वक्त होती है जब सामने से कोई आवाज नहीं आती है। शतरंज की बिसात को देखिए, जो खिलाड़ी हर चाल के बाद घोषणा करे कि उसने क्या चाल चली, वह शायद अपने विरोधी को बहुत कुछ बता दे रहा है, लेकिन असली खिलाड़ी अक्सर चुप रहता है, वह सिर्फ मोहरे आगे बढ़ाता है। विरोधी सोचता रहता है कि यह प्यादा क्यों चला, घोड़ा क्यों नहीं चला, वजीर अभी क्यों नहीं निकला, और जब तक जवाब समझ में आता है तब तक अगली 2-3 चालें पूरी हो चुकी होती हैं। आज की भारतीय राजनीति में भी यही सवाल है, जो दिखाई दे रहा है क्या वह पूरी कहानी है? क्या ये आंदोलन वास्तव में अलग अलग सामाजिक असंतोष की स्वाभाविक अभिव्यक्तियां हैं, या फिर राजनीतिक दल इन असंतोषों को चुनावी ऊर्जा में बदलने की तैयारी कर रहे हैं? क्या युवा सिर्फ रोजगार, परीक्षा और आरक्षण के सवाल पर सड़क पर है, या राजनीतिक दल समझ चुके हैं कि 2029 की लड़ाई में युवा मतदाता सबसे बड़ा राजनीतिक मोहरा बनने वाला है? क्या उत्तर प्रदेश आज की लड़ाई सिर्फ 2027 की है, या फिर 2029 की दिल्ली के लिए अभी से मोहरे सजाए जा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, जब उत्तर प्रदेश में इतना राजनीतिक शोर है तब पंजाब इतना शांत क्यों है?
क्योंकि राजनीति में कई बार जिस जगह सबसे ज्यादा शोर होता है, असली फैसला वहां नहीं हो रहा होता, और जिस जगह खामोशी होती है वहां सबसे बड़ी तैयारी चल रही होती है। इसलिए आज देश में चल रहे आंदोलन को सिर्फ आंदोलन समझना भी गलती होगी, और हर आंदोलन को एक ही राजनीतिक संगठन की साजिश मान लेना भी। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं पर है। जनता की वास्तविक सवाल है, युवाओं की वास्तविक बेचैनी है, छात्रों की वास्तविक समस्याएं हैं, जातीय और सामाजिक असमानताओं को लेकर वास्तविक बहस है। लेकिन इन वास्तविक मुद्दों के ऊपर राजनीति की अपनी परत भी चढ़ती है, और चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दल इन्हीं भावनाओं को वोट में बदलने की कोशिश करते हैं। यही लोकतंत्र की राजनीति है, यही चुनावी शतरंज है। फर्क सिर्फ इतना है कि आम आदमी बोर्ड पर मोहरा दिखाई देता है, लेकिन उसे कौन और किस दिशा से चला रहा है यह हमेशा दिखाई नहीं देता। इसलिए आने वाले महीनों में सिर्फ यह मत देखिए कि कौन सड़क पर है, यह भी देखिए कि कौन चुप है। सिर्फ यह मत देखिए कि कौन भाषण दे रहा है, यह भी देखिए कि कौन संगठन बना रहा है। सिर्फ यह मत देखिए कि कौन आंदोलन कर रहा है, यह भी देखिए कि आंदोलन का राजनीतिक लाभ किसे मिल रहा है। और सिर्फ 2027 को मत देखिए, 2029 को भी ध्यान में रखिए, क्योंकि आज जो मोहरा उत्तर प्रदेश में चला जा रहा है, संभव है उसका निशाना लखनऊ नहीं दिल्ली हो। और जो राजनीति आज युवाओं, जाति आरक्षण, धर्म और पहचान के सवालों के इर्द गिर्द घूमती दिखाई दे रही है, संभव है उसका अंतिम हिसाब आने वाले लोकसभा चुनाव में हो। यही वजह है कि आज की राजनीति को सिर्फ आज की खबरों से समझना संभव नहीं है। आज की खबर को कल के चुनाव से जोड़कर देखना होगा, क्योंकि राजनीतिक बिसात पर प्यादे आज चलते हैं, लेकिन मात कई चाल बाद में होती है। और शायद इस समय देश में सबसे बड़ी राजनीतिक चाल वही है जो दिखाई नहीं दे रही है। पूरा विपक्ष चुप है, सरकार भी कई जगह चुप है, कांग्रेस सबसे ज्यादा बोल रही है, राहुल गांधी सबसे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, यूपी में आंदोलन दिखाई दे रहे हैं, पंजाब में अपेक्षाकृत खामोशी है, और यही खामोशी चीख चीख कर बहुत कुछ कह रही है। क्योंकि राजनीति में हर शोर खबर नहीं होता, हर खामोशी खाली नहीं होती। असली राजनीति उस व्यक्ति को दिखाई देती है जो सिर्फ सामने चल रहे मोहरों को नहीं देखता, बल्कि यह समझने की कोशिश करता है कि अगली चाल किस खाने पर पड़ने वाली है। शतरंज की बिसात पर राजनीतिक मोहरे कभी वाचाल नहीं होते, और जो बहुत ज्यादा वाचाल होते हैं जरूरी नहीं कि उनके हाथ में असली चाल भी हो। इसलिए सवाल यह नहीं है कि आज कौन आंदोलन कर रहा है, सवाल यह है 2027 की बिसात पर कौन सा मोहरा चल रहा है, और 2029 में किसे सह देने की तैयारी हो रही है। क्योंकि राजनीति में सबसे खतरनाक चाल वह होती है जिसकी आवाज नहीं होती, और शायद इस वक्त देश में सबसे ज्यादा आवाज उस चाल की नहीं बल्कि उसकी खामोशी की सुनाई दे रही है। आज के वीडियो विश्लेषण में इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।